गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास होने जा रहा है बहुत ही मजेदार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 10 के बच्चों, आप सभी के लिए ये क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग चैप्टर 1 को इस क्लास में करने वाले हैं, है ना। तो इस क्लास में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम लोग बारी बारी से हर एक पॉइंट्स को देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और स्टार्टिंग से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किस किस तरीके से आगे बढ़ी, है ना। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उसका क्या मतलब, इस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या जो है सिग्निफिकेंस था, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हर एक पॉइंट को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। बच्चों, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया क्लास में पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास में अवेयर रहिएगा, और हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन अगर कर सकते हैं तो नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैंने आपके आपके इस पूरे कंटेंट को, है ना, तो आपके इस पूरे कंटेंट को हम लोग पीपीटी के माध्यम से इसको जो है आप सभी के सामने लेकर के आए हैं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। मैं जब बोलूंगा कि आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस जर्नी में हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मान के चलिए नेशनलिज्म, पहले तो हम लोग को समझना होगा नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, है ना बच्चों। नेशनलिज्म क्या है ना बच्चों कि नेशनलिज्म, व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म। सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, राइज मतलब होता है उदय होना या उगना, या फिर, है ना, उसका जो है आप बोल सकते हो कि उसका उदय हो चुका है। तो किसका उदय हुआ? नेशनलिज्म का। कहाँ पे? यूरोप में, है ना बच्चों। तो अब जैसे वर्ल्ड मैप को आप लोग इमेजिन करो, तो वर्ल्ड मैप अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा यूरोप, ये एशिया, और ये साउथ अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, है ना बच्चों। कहीं कोई दिक्कत वाली बात? तो इस यूरोप वाले पार्ट में, ये जो यूरोप का पार्ट है, यहीं पे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, यानी नेशनलिज्म का उदय हुआ सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो यहीं पे जो है नेशनलिज्म का उदय हुआ। नेशनलिज्म क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोग को, आप लोग थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, है ना। तो इस जर्नी में हम लोग साथ साथ जो है हर एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है नेशनलिज्म क्या है। उससे पहली चीज ये है कि आप लोग अपने, जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि आप लोग, आई वॉन्ट यू टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, मैं आपको एक थिंकिंग क्रिएचर बनाना चाहता हूँ, सोचने वाला प्राणी। तो आप लोग मन में ये सोचिए कि आज हम इंडिया देश में रहते हैं, है ना, और इंडिया में देखोगे कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से है, सिस्टम क्या है, एक्चुअली उसका बेस क्या है। तो हम लोग का अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे तो हम लोग का डेमोक्रेसी है ना। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक इट मीन्स आप लोग क्या समझते हो? जहाँ पे जनता की शासन, जनता का शासन हो, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, है ना, और वो प्रतिनिधि फिर आपस में चुन करके एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरे देश को संभालने का काम करता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। अब इमेजिन करिए आप लोग कि अगर इंडिया डेमोक्रेटिक ना होता और इंडिया में कोई मोनार्क होता, कोई राजा होता, और राजा ही सभी चीजों को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए हुए होता, और जनता के पास ना कोई राइट्स होते, कोई राइट्स नहीं होते। आज कितने राइट्स हैं हम लोग के पास, आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे तो सोचिए। कोई राइट्स नहीं होते। मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूं, आप लोग सिर्फ सोचिए, इमेजिन कीजिए। तो जो आज हम लोग के पास 6 फंडामेंटल राइट हैं जो आप देखते हो, अगर ये नहीं होते
अगर हम लोग के पास फ्रीडम नहीं होता, हम लोग बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, है ना, कहीं भी आ जा पा रहे हैं, अगर ये हमारे पास अधिकार ना हुआ होता तो कैसा होता हमारा देश। अगर हम जो है आप देखते हो वोटिंग का राइट नहीं होता, वोटिंग, अगर हमारे पास वोटिंग का राइट नहीं होता तो कैसा होता। तो ये सभी बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना, जो एक देश को और देश में रहने वाली जनता को एक राइट्स देता है, जीने का अधिकार, जिसको जीवन जीने का अधिकार हम लोग बोल सकते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जैसे वोटिंग का राइट्स, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ना होता, है ना, एजुकेशन का अधिकार ना होता, राइट्स टू एजुकेशन। तो अगर ये सभी हमारे पास राइट्स नहीं होते तो आज हम लोग कहाँ होते। अगर राजा चाहे तो अपने सिर्फ परिवार जनों को एजुकेशन का राइट देता, अगर राजा चाहे तो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को या फिर अपने पसंदीदा लोगों को जो है पढ़ने का अधिकार देता, धन रखने का अधिकार देता, घर मकान बनाने का अधिकार देता, बस उसके आसपास के लोग। बाकी जनता का काम होता कि आप लोग खेती कीजिए और अपना अपना टैक्स हमारे पास भरते रहिए। और टैक्स भी इस तरीके का कि अगर आपके पास कोई 100% जमीन है तो उसका 50% टैक्स हमारे पास आएगा, 50% ही आप रखोगे, है ना। तो इस तरीके से जो है चीजें होती तो कैसा होता, बताइए आप लोग। इस तरीके से जो चीजें होती तो कैसा होता, आप लोग सोच पा रहे हो बच्चों। मतलब ये कितना ज्यादा अपने आप में, मतलब आप लोग सोच पा रहे हो कि मतलब सर ये तो अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल बच्चों, जैसा कि आप लोग सोच पा रहे हो ये बहुत ही मतलब ठीक बात नहीं है। तो एग्जैक्टली मैंने जैसा सिनेरियो आप लोग को इमेजिन करने के लिए बोला है, वही सिनेरियो एग्जैक्टली यूरोप में उस वक्त था। ठीक है बच्चों, उस वक्त यूरोप में यही सिनेरियो एग्जैक्टली था। अब अगर ये बात थी तो एक मोनार्क था, एक किंग के रूप में था, है ना, एक किंग के रूप में था। तो किंग था जो पूरे यूरोप पे शासन करता था, या फिर आप लोग बोले यूरोप के कुछ पार्ट का, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो किंग अपने तरीके से चीजों को मैनेज करता था, है ना, किंग अपने तरीके से चीजों को मैनेज करता था। और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक मोनार्क हुआ करता था। पहले आप लोग बैकग्राउंड, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूं हर एक चीज, है ना। आप लोग पहले बैकग्राउंड समझिए, फिर हम लोग टॉपिक पे बारी बारी से हर एक चीज को देखेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो मोनार्क इट मीन्स क्या, एक राजा, है ना, निरंकुश राजा, जिसपे कोई अंकुश ना लगा हो, जिसपे कोई रोकथाम ना हो, वो चाहे तो अपनी मर्जी से हर एक काम कर सकता है। वहां का अगर सोसाइटी की बात हम करें तो सोसाइटी 3 वर्ग में बटे हुए थे, बताइए कौन कौन से। नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स, ये 3 पार्ट्स में जो है सोसाइटी बटी हुई थी। नोबिलिटी मतलब वो वर्ग जिसमें पादरी वर्ग आते थे। मतलब आप लोग क्रिश्चियनिटी में अगर देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में जो फादर्स होते हैं तो उन्हीं को पादरी कहा जाता है। मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, जैसे हिंदुइज्म में हम लोग के पंडित जी हो गए, या फिर आप लोग कोई भी रिलीजन को ले लो, तो हर रिलीजन में कोई ना कोई एक, कह सकते हो कि एक रिलीजियस मैन होता है या फिर रिलीजियस पर्सन होता है। तो वही रिलीजियस पर्सन ये थे। क्लर्जी मतलब होता है जैसे राजा हो गया और राजा के अपने लोग, जैसे मंत्री वगैरह और भी कुछ कुछ वैसे लोग हो गए। फिर आप बोलोगे कॉमनर्स, जो आम जनता हो गया। कॉमनर्स मतलब आम जनता। अब ये तीनों तरीके से ही ये सोसाइटी बटी हुई थी।
सबसे ज्यादा आप देखोगे कि दबदबा पादरी वर्ग का था, क्योंकि ये सोसाइटी में सबसे ऊपर थे, सुप्रीम कह सकते हो आप लोग इसको। फिर उसके बाद राजा होता था, जो राजा इसके सहारे काम करता था, पादरी जैसा कहते थे, तो राजा भी उसी तरीके से करता था, और लगभग लगभग इन दोनों का मिली भगत होकर के जो है चीजें चलती थी। ये राजा के पास भी काफी पावर था, इसके पास पावर थी, सेना था, है ना, इन सभी के पास ये सारी चीजें थी। आम जनता के पास 2 वक्त की रोटी खाने के अलावा और कोई भी चीजें नहीं थी, और ये दोनों टैक्स फ्री थे। ये दोनों जो थे ये टैक्स फ्री थे बच्चों, टैक्स फ्री भी थे और टैक्स कलेक्टर भी थे, मतलब टैक्स को कलेक्ट करके अपने पास रखते थे, और जनता टैक्स गिवर थी, है ना, टैक्स गिवर थी। अकेले यही जो सोसाइटी है, अकेले ये सोसाइटी का जो पार्ट है, यही जो टैक्स गिवर थी, मतलब कर देने का काम करती थी। टैक्स मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मैंने खेती किया, मेरे पास 100% जमीन है, मान लीजिए कि कोई मतलब 1 डिसमिल जमीन है, तो उसका आधा जो पार्ट होगा वो टैक्स के रूप में, उससे आधा जो प्रोडक्शन होगा वो टैक्स के रूप में हम जमा कर देंगे राजा के पास। तो इस तरीके से टैक्स सिस्टम था। तो ये आपकी सोसाइटी थी। अब हालात समझिए, अब बैकग्राउंड क्या था। अब यूरोप में आप लोग देखोगे कि बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से हो चुका था कि बैकग्राउंड में आप लोग देखोगे कि जनता वहां पे काफी जो है, कॉमनर्स लोग, वो काफी ज्यादा परेशान थी, मतलब आप लोग कह सकते हो कि काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन था उनका, है ना, वर्स्ट कंडीशन ऑफ लाइवलीहुड, उनका जीवन का बहुत बुरा हाल था। मतलब बुरा हाल कह सकते हो कि आप लोग वो टैक्स देते करके रखे और गरीब होते जा रहे थे, और गरीब होते जा रहे थे, उनके पास खाने पीने तक का पैसा नहीं बच पा रहा था। अगर कोई वैसे अकाल की स्थिति आ जाए, कोई संकट की स्थिति आ जाए, कोई बाढ़ की स्थिति आ जाए, है ना, कोई आपदा, कोई और तरीके से आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो उनकी सिचुएशन जो है, उनकी कंडीशन जो है और ही ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। और ये दोनों जो है, नोबिलिटी और क्लर्जी, जो आप कह सकते हो वर्ग, ये काफी ज्यादा ऐशो आराम में रह रहे थे। इनके पास मतलब हर एक शौक पूरी करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये कॉमनर्स के पास कुछ नहीं था। कॉमनर्स में आम किसान, आप लोग बोल सकते हो, आम किसान हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, कुछ कुछ, है ना, तो ये सभी बूढ़े, बच्चे, युवा, ये सभी कॉमनर्स ही थे। मतलब सोचिए ना कि आप लोग गवर्नमेंट, अगर हम लोग इंडिया में भी देखें तो इंडिया में आप जितने मिनिस्ट्री को मिला दो, मिनिस्टर को मिला दो, फिर आप जितने भी पीएम हो गए, सीएम हो गए, सभी राज्य के सीएम को मिला दो, तो ये कितने बन पाएंगे इंडिया में? इनका मतलब तो परसेंट रेशियो कितना हो पाएगा? बहुत ही कम हो पाएगा ना। आबादी तो मेजॉरिटी जनता की होगी, जो कॉमन जनता होंगे, जो अपने डेली के जीवन यापन के लिए किसी नौकरी धंधे पर डिपेंड होंगे, इस तरीके से वो अपना काम धाम करते होंगे। तो कॉमनर्स का बैकग्राउंड जो है, काफी जो है लाइवलीहुड काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था, काफी वर्स्ट कंडीशन थी उसकी जीवन की। अब जो है कॉमनर्स में ही बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो ऊपर उठ करके सामने आते हैं। ऊपर इट मीन्स अपने बुद्धिमानी से, अपने विवेक से। तो कुछ जो है थिंकर उठे, है ना, थिंकर उठे, कुछ जो है एजुकेशनिस्ट उठे, है ना, शिक्षाविद जिसको आप लोग बोलते हो। तो वो लोग क्या किए कि विचार को फैलाना स्टार्ट किए, है ना, स्प्रेड थाउट, विचार को फैलाना स्टार्ट किए। अब थाउट कैसा होगा? अब थाउट कैसा होगा, कौन सा थाउट फैलाना वो लोग स्टार्ट किए? सर ये सवाल आएगा। तो जाहिर सी बात है, जो थिंकर होंगे, जो एजुकेशनिस्ट होंगे, या फिर जो समझ पा रहे होंगे कि चीजें आखिरकार कितनी बुरी स्थिति में जा रही है, तो उसको बदलने के लिए कुछ प्रयास हमें करने होंगे, तो इसके लिए कुछ आपको स्टेप्स लेने होंगे। तो इन सब में आप देखोगे कि थिंकर में या फिर एजुकेशनिस्ट में जो विचारक थे, या फिर
आप लोग देखोगे तो उसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, इन सब का आप यूरोपियन थिंकर का आप नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब थिंकर जो है समाज में ऊपर उठ करके समाज के जितने भी कॉमन लोग यही सोच लिए थे कि हमारी जिंदगी ऐसी ही है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, जनता का राजा का वफादार रहना ही हमारा परम कर्तव्य है, हम लोग उसके उनके आज्ञा का पालन हर हाल में करेंगे, चाहे भले वो जान से हमें मार दे, चाहे हमें वो खाने पीने का मौका दे या ना दे, चाहे वो रहने के लिए हमें घर दे या ना दे, हम जो है हमेशा राजा का जो है परम वफादार बन करके रहेंगे। उनका मतलब थिंकिंग ही इस तरीके का हो चुका था, है ना, कि अगर हम लोग राजा के खिलाफ गए तो वो हमें जान से मार देंगे, इस बात का भय भी था। तो बहुत सारे थिंकर ने सोचा कि भाई साहब अगर हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया, इस समाज को बदलने का कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, तो अपने आने वाले जो है मतलब आने वाले अपने जनरेशन को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पिताजी या माताजी आपने क्या किया हमारे लिए, हम लोग की इतनी स्थिति खराब क्यों है, आपने क्यों सवाल नहीं उठाया, आपने जो है जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया, आपने कुछ सही करने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो ये सबसे बड़ी सवाल होती है ना किसी मतलब एथिकल पर्सन में, जो नैतिक रूप से अपने आप को समाज के लिए सही ठहराता हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, है ना, तो वो तो अपने आप में ही घृणा फील करेगा ना, सेमफुल रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से थिंकर ने आवाज उठाया, थाउट को स्प्लिट किया। ऐसा थाउट कि हम लोग के पास एक अपना अधिकार होना चाहिए, है ना। अधिकार में क्या क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, है। फिर उसके बाद मैंने अभी अभी जो बताया कि राइट नहीं थे, वोटिंग का राइट होना चाहिए, हमारा अपना जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है। तो इस तरीके से जो है चीजें वो डिमांड करने लगे कि भाई साहब हमें आजादी चाहिए बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, वोट देने की, अपना नेता चुनने की, अपना शासक चुनने की। आप लोग अपने मन से मनमाने तरीके से कुछ भी करते जा रहे हो, आप लोग को जब चाहिए मस्ती करने के लिए तो आप लोग अपना शौक सानू सब पूरा कर सकते हो, बड़े बड़े महल में आप रह रहे हो और हम लोग के पास रहने के लिए एक झोपड़ी तक भी नसीब नहीं है, तो हम लोग क्या करें। तो ये सारे थिंकर कॉमनर्स के बीच से ही उठ करके आए और ये सभी चीज डिमांड करने लगे, और डिमांड करने लगे तो इन्हीं के साथ साथ डिमांड में एक वर्ड आया, एक उभर करके वर्ड आया, बहुत ही आप लोग देखोगे तो नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को ही हम लोग हिंदी के रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद ही जो है वो नेशनलिज्म का दूसरा रूप। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशन से बना है नेशनलिज्म, नेशन से बना नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम ही नेशनलिज्म का रूप है। अब नेशनलिज्म का रूप इसमें होगा क्या कि राष्ट्र के प्रति सभी कॉमनर, सभी लोगों की एक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी होगी राष्ट्र के प्रति। एक हमारा अपना राष्ट्र होगा, एक हमारा अपना बाउंड्री होगा, सीमा होगा, है ना, जिसमें हम लोग एक दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि हर लोग जो है आपस में, कोई अगर मान लो कि कोई 100 रुपए की किसी के पास संपत्ति है तो वो 50 रुपए की संपत्ति वाले लोगों से घृणा करेगा, उसको बोलेगा कि अरे तुम तो गरीब है, जाओ यहाँ से। किसी का रंग काला है तो गोरा इंसान जो है उससे भेदभाव करेगा, रेसिज्म करेगा, है ना। कोई गंदा है तो जो उससे साफ इंसान है वो उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा। तो इस तरीके से समाज में काफी ज्यादा कुरीतियां फैली हुई थी। तो अब उसको सुधारने के लिए, अब आपको इन सबको यूनाइट करने के लिए, आपस में संगठित करने के लिए एकदम कि भाई साहब यूनाइट इस तरीके से किया जाए, तो इनको यूनाइट करने के लिए एक आपको विचार की जरूरत पड़ेगी, एक वैसी चीज चाहिए होगी जो इन सबको यूनाइट कर दे, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, चाहे वो किसी भी जाति से आए,
चाहे वो किसी भी रंग से आए, चाहे वो किसी भी मतलब सोर्स ऑफ इनकम से आए, ये सभी लोग आपस में कनेक्ट हो जाए। वो कैसे कनेक्ट कर पाए? तो उनके सामने यही वर्ड सबसे पहले उभर करके सामने आया, राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद में क्या होता है अब हम लोग आगे समझेंगे। अब राष्ट्रवाद पे आते हैं टॉपिक पे। ये बैकग्राउंड है, आप लोग समझ गए सारा चीज। अब आइए राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे। नेशनलिज्म एक्चुअली है क्या? मैं जूम कर दे रहा हूँ बच्चों कि आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिख पाए। देखिए बच्चों, व्हाट इज नेशनलिज्म मैंने बताया है। अब पढ़िए आप लोग इसको। पढ़ पा रहे हो आप लोग? What is nationalism? So nationalism is the belief that people who share a common identity। एक मैंने बताया ना कि लोगों को यूनाइट करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक थाउट की जरूरत पड़ेगी। वो थाउट हमारा होगा नेशनलिज्म। और इस थाउट के अंदर कोई एलिमेंट्स होंगे, कुछ कुछ एलिमेंट शामिल करने होंगे जो सभी लोग आपस में उस चीज को कनेक्ट कर पाए, कॉमन चीज हो हर लोगों में, जो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए कि भाई साहब ये तुम्हारे पास भी है, ये हमारे पास भी है, इस तरीके से हम भी सोचते हैं, इस तरीके से आप भी सोचते हो। तो हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए इस आधार पे ना कि भाई साहब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भेदभाव के आधार पे, गरीबी अमीरी के आधार पे, रंग के आधार पे, ये सब के आधार पे छोड़ करके एक दूसरा आधार बनाया गया जिसपे लोग आपस में कनेक्ट कर पाए। वो क्या है? कॉमन आइडेंटिटी, है ना। सच एज, अब देखिए लैंग्वेज, कितना भी मान लो धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का लैंग्वेज तो एक ही होगा ना। आप लोग सोच के देखिए, ये तो बात सही है सर, ये लैंग्वेज तो सही बात है कि एक ही होगा। अगर किसी खास क्षेत्र में मान लीजिए कि इंडिया के कर्नाटक में, तो लोग सब क्या बोलेंगे? लोग सब जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कर्नाटक में क्या बोलेंगे, बताओ कौन सा लैंग्वेज है कर्नाटक में? कर्नाटक में तमिलनाडु में तमिल, केरला मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो इस तरीके से लोग जो है वहां पे अपना लैंग्वेज बोलेंगे। सही बात है सर, इससे लैंग्वेज होगा ये कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब देखो तुम भी ये लैंग्वेज बोलते हो, हम भी ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम दोनों एक ही हैं। सही बात है। फिर आइए कल्चर पे, कि संस्कृति, हम लोग किस तरीके से नाचते गाते हैं, हम लोग का कला क्या है, हम लोग किस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं, हम लोग किस तरीके से जो है कपड़े पहनते हैं, है ना। खान पान क्या है हमारा, पूजा पाठ अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो क्या है, वो सब कुछ तो समान होगा लगभग लगभग, है ना। तो कल्चर भी हमारा समान होगा। कल्चर इट मीन्स वही चीज जो मैंने अभी बताया। हिस्ट्री, जैसे हम लोग किसी खास क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारे पूर्वज का इतिहास भी तो सेम होगा ना। हमारे पूर्वज तो मतलब मान लीजिए किसी के खिलाफ अगर लड़ाई किए होंगे तो हमारे सभी पूर्वज तो शामिल होंगे ना। तो ये हमारा इतिहास भी एक ही होगा। और एथनिसिटी, रिलीजन और एथनिसिटी, रिलीजन मतलब धर्म, धर्म की अगर एक लेवल पे देखा जाए तो धर्म भी समान होगा, है ना, एक खास क्षेत्र में रहने वाले लोग। और एथनिसिटी मतलब आप लोग बोल सकते हो कि इस तरीके से जो है हमारा हैव द राइट टू फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट नेशन एंड गवर्न देमसेल्फ। इट इज द आइडिया दैट अ नेशन शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट की बात आई पहली बार यहाँ पे, है ना। स्टेट मतलब राज्य नहीं, राष्ट्र से है, ठीक है। स्टेट मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है। यहाँ पे समझिए नेशन स्टेट, और नेशन स्टेट क्या होता है। तो ये नेशनलिज्म आप लोग समझ गए कि नेशनलिज्म एक वैसी विचारधारा है जिसके अंदर मतलब एक बहुत सारे लोग जो है आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी से रिलेट कर पाए।
वो कॉमन आइडेंटिटी लैंग्वेज के रूप में, रिलीजन के रूप में, कल्चर के रूप में, एथनिसिटी के रूप में, इन सभी रूप में हो सकता है। एग्जैक्टली समझ गए। और उस नेशनलिज्म को प्रूव करने के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट का सहारा लेंगे। वो एलिमेंट क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक अपना प्रॉपर फ्लैग बनाएंगे, जो आगे आप लोग देखोगे। हम लोग एक प्रॉपर अपना मतलब नेशन का एक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी बनाएंगे, एक चिन्ह बनाएंगे, है ना। फिर नेशन को एक प्रॉपर एक करने के लिए हम लोग बाउंड्री का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें इस नेशन को हम लोग कह सकते हैं, हम लोग का नेशन को एक करने के लिए एक एलिमेंट होगा कि हम लोग अपना नेशन का गीत सॉन्ग बनाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में नेशनल सॉन्ग के रूप में, नेशनल एंथम के रूप में वंदे मातरम और जन गण मन है ना। तो इस तरीके से हम लोग नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स का सहारा लेंगे, जिसको हम लोग आगे फॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब आइए नेशन स्टेट और नेशन स्टेट, ये क्या है। तो नेशन मतलब है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। एक बहुत ही बड़े समूह में लोगों का जो समूह, जिसमें लोग क्या करें, अपने आपस में कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री को आपस में शेयर करें, तो उसी को हम लोग नाम क्या दे दिए, नेशन, मतलब राष्ट्र का नाम। स्टेट का मतलब क्या हो गया, समझिए, ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी। ये एक विचारधारा है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। ये एक थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका फिजिकल फॉर्म पॉसिबल है। एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी, एक मतलब राजनीतिक रूप से ऑर्गेनाइज एक टेरिटरी होगा, जिसमें खुद का गवर्नमेंट होगा, ऑन गवर्नमेंट, है ना। वहां के लोगों द्वारा चुना गया एक राजा या फिर एक कोई भी हम लोग बोल सकते हैं शासक के रूप में, ठीक है। और नेशन स्टेट क्या है, व्हेन ए नेशन, जब एक नेशन ये वाला एंड ए स्टेट कोइंसाइड, वन पीपुल, वन गवर्नमेंट, वन टेरिटरी, जब ये नेशन और ये स्टेट साथ में आ जाए, है ना, एक राष्ट्र और एक स्टेट के रूप में, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट और एक नेशन जिसका समान कल्चर हो, लैंग्वेज हो, रिलीजियस फेथ हो, हिस्ट्री हो, इस तरीके से साथ में आ जाए, नेशन और स्टेट साथ में आ जाए, तो एक बन करके आएगा हमारे पास नेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो हर एक चीज, तो वही हमारा नेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ये चीज। तो नेशनलिज्म क्लियर हुआ और नेशन वर्सेस स्टेट वर्सेस नेशन स्टेट, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आइए वापस, अब मैं आप लोगों को कुछ जो है थिंकिंग या फिर कुछ टर्म बताने आपको ये कराने जा रहा हूँ, जो आप लोग कुछ टर्म से आप लोग आगे चल के वाकिफ हो गए, है ना, जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो पहला टर्म है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या, संप्रभुता। जैसा कि मैंने बच्चों बताया है आप लोगों को, ये क्लास जो है वो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल क्लास है। आप सभी को लैंग्वेज बैरियर में कोई भी इशू नहीं आएगा। मैंने हर चीज इंग्लिश में लिखी तो है, लेकिन मैं हर एक चीजों को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि हर एक मीडियम के बच्चे को समझ में आए। तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा वो हिंदी मीडियम से हो, एनसीईआरटी को कवर करना चाहता हो, तो इस क्लास में मेरे थ्रू कर पाता है, कर सकता है। ठीक है, तो सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट गवर्न इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, ए की डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। एक बहुत ही मेजर डिमांड के रूप में नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चला कि राष्ट्रवाद की विचारधारा जब बही, और जब लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट अपना चला रहे थे कि मुझे एक राष्ट्रवाद का जो है सपोर्ट करना है, मोनार्क को अबॉलिश करना है, हटाना है, तो उसमें एक सोवरेनिटी बहुत ही जो है सुप्रीम पावर बन करके सामने आई, है ना।
ये सुप्रीम पावर क्या है? संप्रभुता। आप लोग देखते हो कि हमारा कंट्री भी सोवरेन कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन वर्ड का यूज है ना, संप्रभु है हम लोग। संप्रभु कब कहा जाता है? कोई भी कंट्री, जो कंट्री अपना खुद का मालिक होगा। खुद का मालिक कैसे होगा? कि वो अपना फॉरेन जो रिलेशन है वो मैनेज कर पाए, उसके हाथ में हो, कि हम चाहे तो हम किसी से तेल खरीद सकते हैं, किसी को सामान बेच सकते हैं, किसी से खरीद सकते हैं। कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा कि हम किसी के बहकावे में आएंगे या किसी का बात सुनेंगे, हम खुद का मालिक होंगे। कहने का मतलब ये, तो वो सोवरेन कहलाएगा, है ना। अब एब्सोल्यूटिज्म समझिए ये क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है जहां पे आप लोग देखोगे कि मोनार्क, एक निरंकुश जो शासन है वो होल्ड करेगा बहुत सारे पावर, अनलिमिटेड पावर, कुछ भी पावर, वो खुद से डिजाइन कर सकता है पावर को इवन। और नेशनलिज्म अरोज इन अपोजिशन टू एब्सोल्यूट रूलर, मतलब राष्ट्रवाद इसके खिलाफ में खड़ा होगा। किसके खिलाफ में? ये एब्सोल्यूटिस्ट रूलर के खिलाफ में। समझ गए बात को? एब्सोल्यूटिज्म वो है जहां पे एक मोनार्क बहुत ही अनलिमिटेड पावर को अपहोल्ड करता हो, उसी को हम लोग एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। यूटोपियन विजन आप लोग को आगे समझना होगा। यूटोपियन विजन क्या होता है? मान लो कि एक वैसा विजन जिसके अंदर हम लोग सोच रहे हो कि भाई साहब कितना अच्छा होता मेरा घर अगर चांद पे होता, है ना। तो ये क्या है? कल्पनात्मक एक विचार है कि भाई साहब जो पॉसिबल लगभग ना के बराबर है। आज से 100 साल या 1000 साल पहले कोई सोच रहा होता कि कितना अच्छा होता कि एक वैसा यंत्र हम लोग बना पाते जो आकाश में उड़ता, है ना। आज से 1000 साल पहले कोई सोच रहा होता तो क्या वो उसको लगता सही बात? लोग उस पर हंसते कि भाई साहब ये कैसी बेतुकी बात कर रहा है, कोई आदमी बोला आसमान में उड़ सकता है क्या? नहीं पॉसिबल। आज से 500 साल पहले कोई सोच रहा होता कि भाई साहब कोई ऐसा मशीन होता, कोई ऐसी चीज होती जो हम लोग यहाँ पे दबाते कॉल और दूसरे देश में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके कॉल लग जाता, बात कर पाते, कोई ऐसा माध्यम होता, तो लोग उस पर हंसते कि अरे क्या बेतुकी की बात कर रहा है ना। लेकिन वो पॉसिबल एक सर्टेन वे में हो पाता फ्यूचर में। कुछ समझदार लोग उस विजन को समझ पा रहे थे एक टाइम के बाद। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी जो कल्पनात्मक चीजें हैं, इमेजिनरी थिंकिंग, जो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आगे चल के फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए, है ना। तो उसी विजन को हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन। एन आइडियलिस्टिक परफेक्ट विजन ऑफ सोसाइटी अर्ली नेशनलिस्ट ऑफन हेल्ड यूटोपियन ड्रीम्स ऑफ फ्री इक्वल यूनिफाइड नेशन। मतलब एक वैसा विजन कि जहां पे हम लोग एक सपना देख रहे होंगे, जो नेशनलिस्ट सपना देख रहे थे कि एक वैसा सोसाइटी का हम लोग निर्माण करें जहां पे लोगों को आजादी मिले, समानता मिले, एक यूनिफाइड नेशन हम लोग बिल्ड कर पाए। तो इसी विजन को यूटोपियन विजन कहा जाता है। प्लेबिसाइड क्या है? प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब जनों का मत का संग्रह। मतलब लोग एक वैसी विधि जिसके अंतर्गत लोग जो है डायरेक्ट वोट कर पाए किसी खास जगह पे, है ना, किसी खास रीजन पे, और डिसाइड कर पाए कि वो अपना पॉलिटिकल जो है क्वेश्चन, है ना, वो कैसे जो है लोग जो है उस टाइम कर पाए किसी खास जगह पर। जैसे ये बता रहा है कि यूज ड्यूरिंग यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये प्लेबिसाइड किया गया। मतलब जैसे हम लोग देखोगे कि हम लोग प्लेबिसाइड किए थे इंडिया में भी जनमत संग्रह के द्वारा। हम लोग जब आप लोग देखोगे कि हमारा एक इंडिया के अंदर ही एक स्टेट हुआ जिसको हम लोग प्लेबिसाइड के माध्यम से जो है अपने राज्य में शामिल कर लिए, जनमत संग्रह करा कर, है ना। मतलब वहां के किसी उस खास क्षेत्र में लोगों से जा करके पूछेंगे कि बताइए आप लोग हमारे पावर को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं, या हमारे अंडर में रहना चाहते हो नहीं, तो कितने लोग चाहेंगे और कितने लोग नहीं चाहेंगे। तो वहां पे हम लोग एक वोटिंग कराएंगे। अगर मान लो कि 50 से 60% लोग जो है बहुमत वोट जो है हमारे पक्ष में आ गया कि हाँ हम आपके साथ रहना चाहते हैं,
और इसके साथ नहीं रहना चाहते तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेबिसाइट। ठीक, समझ गए बात को। अब आइए आगे, अब आगे आइए, एक सेकंड बच्चों मैं चेक कर देता हूँ सब कुछ ठीक है क्या। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ना, आप लोग को तो दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो। देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए वापस आगे, उससे पहले आगे देखिए। देखिए, ये चीज समझिए कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एट एंड एट इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन हाउस। चूंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म अगर होगा यूरोप में, राष्ट्रवाद की उदय होगी अगर यूरोप में, तो कुछ बैकग्राउंड को देखना होगा। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आप लोग जानते हो 1789 में बैस्टाइल के किले पर हमला कर दिया गया था और वहां के राजा राजा लुई 14 को जो है हटा दिया गया और एक अपना जो है नेशनल असेंबली बनाया गया है ना, जिसमें आप लोग देखोगे बहुत सारे जनता को राइट मिले होंगे। क्लास 9th में आप लोगों ने 10th के बच्चों पढ़ा होगा, ये चैप्टर 1 ही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसी के बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोड़ा समझेंगे और उसके इम्पैक्ट जो है यूरोपियन हाउस पे क्या पड़े वो भी समझेंगे। अभी हमने कुछ देखा भी इसका पार्ट। फिर दूसरा हम लोग समझेंगे नेपोलियंस का रोल, कि वो कैसे जो है अपने नेशनलिस्ट आइडिया को वो स्प्रेड कर पाया, फैला पाया। नेपोलियन का क्या महत्व है, जैसे फ्रांस में आप लोग देखोगे कि नेपोलियन एक बहुत ही मतलब ये भी आप कह सकते हो कि एक निरंकुश शासन के रूप में उभर करके सामने आया है ना, एब्सोल्यूटिज्म के रूप में उभर करके सामने आया। तो नेपोलियन के भी रोल को हम लोग समझेंगे। जो आप लोग रिवोल्यूशन देखते हो 1830 से और 1848 के बीच में जो चला वो हम लोग पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन देखेंगे, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हम लोग देखेंगे और सिंबल्स देखेंगे, सिंबल्स क्या होंगे, एल्गोरिथम क्या होगा और नेशनलिज्म डार्क साइड क्या है, नेशनलिज्म के डार्क साइड क्या होंगे या नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो या फिर कॉन्स के रूप में देख सकते हैं। तो हर एक चीज जिसका कोई सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव पॉइंट्स है या फिर प्रोज है, उसका एक नेगेटिव पॉइंट्स भी होगा, उसके कॉन्स भी होंगे और उसका नकारात्मक पक्ष भी होगा। ये सभी चीज मैं आप लोग को इतना इलेबोरेट करके बात बता रहा हूँ क्योंकि आप हर मीडियम के बच्चे जो है चीजों को आसानी से समझ पाओ। अब आगे आइए, ये सब तो मैंने बैकग्राउंड बताया है। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सीड ऑफ चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात मैं कह रहा हूं जहां पे एक बीज बोई गई बदलाव के लिए, है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे मैंने बताया है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि फिर जूम करूंगा तो दिक्कत होगा। हल्का फल्का जूम तो कर ही सकता हूँ।
देखिए आप लोग समझिए बात को, क्या कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल अपील मात्र नहीं था, ये एक मूवमेंट था आइडिया ऑफ नेशन का, है ना, जो उसी वक्त बॉर्न हो चुका था, जन्म ले चुका था मॉडर्न सेंस को बदलने के लिए, मॉडर्न सेंस में परिवर्तित होने के लिए। इट प्लांटेड द सीड्स नेशनलिज्म दैट वुड फ्लावर अक्रॉस द होल ऑफ यूरोप। कहने का मतलब ये है, जूम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चों, इसलिए मैं अगर जूम करके आपको बताऊं, यही तो गड़बड़ है। देखो आप लोग देख पाओगे, समझ पाओ तो समझना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 was not just a political upheaval, it was the moment when the idea of nation was born in the modern sense. It planted the seeds of nationalism that would flower across the whole of Europe. चलिए समझिए बच्चों, देखिए मैं बता रहा हूँ, जूम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आप लोग को फर्क बताता हूँ। जैसे 1789 आप लोग देखते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई, है ना, जिसमें आप लोग देखते हो कि द थर्ड स्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली, जो तीसरा स्टेट्स है वो नेशनल असेंबली को फॉर्म कर लिया। और द बैस्टाइल स्टॉर्म में 14 जुलाई 1789, मतलब बैस्टाइल के किले पर हमला करके, आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, वहां पे जो है नेशनल असेंबली की शुरुआत की गई। ए सिंबल ऑफ रॉयल ट्रायनिटी ट्रायनिंग फॉल्स, है ना, मतलब रॉयल जो जितने भी शाही लोग हैं कहते हैं कि एक सिंबल के रूप में उभर करके सामने आया, जहां पे शाही जो है शासन का अंत हुआ। दूसरा आप लोग देखोगे 1791 में द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में फ्रांस जो है बदल गया। डिक्लेयर किया राइट्स ऑफ मैन को, है, इंसान के जो है राइट्स डिक्लेयर किए गए, सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया, कि नागरिकता का प्रावधान होगा, लोग नागरिक होंगे, मतलब वोट देने का अधिकार होगा। लोग प्रोक्लेमिंग लिबर्टी, मतलब लिबर्टी मतलब क्या होता है, वही आपका आज़ादी से रिलेट करता है, मतलब तो वो अपने आज़ादी को भी पा सकेंगे, वो अपने ये इसको चुनौती दे पाएंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व का, भाईचारे का भावना होगा, और नेशनल आइडियाज। तो 1791 में ये हमारे पॉसिबल हो चुके थे, ठीक है, ये सभी चीज मिल चुके थे। अब देखिए 1792 से 93 के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1792 से 1793 में जब ये सारी चीजें हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चीजें बन चुकी, लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे राइट्स मिल चुके थे, तो उसी में से एक रेडिकल ग्रुप उभर के करके सामने आया, जिस ग्रुप को हम लोग जानते हैं जैकोबियंस, है ना, रेडिकल जैकोबियंस, नाम सुना होगा क्लास 9 में आप लोग, जिसका लीडर कौन था, रॉबिस्फेयर था, है ना। तो उसने क्या किया कि लोगों के बारे में बात करते करते इतना बात किया कि लोगों को आजादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बंधुत्व चाहिए, भाईचारे की चाहिए, भावना चाहिए, मैं ही दिलाऊंगा, मैं ही ये पॉसिबल कर सकता हूँ, इस तरीके से। जब वो इस तरीके लोग उसको सपोर्ट किए स्टार्टिंग में, और जब सपोर्ट करते 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 जब वो एक पद पर के अगर लोगों ने उसे बिठा दिया, तो वो खुद जो है मोनार्क बन गया, एक टाइम कह सकते हो, मतलब रेडिकल बन गया। रेडिकल मतलब उग्रवाद, काफी ज्यादा उग्र हो गया। अब वो क्या किया कि जितने भी उसके खिलाफ लोग खड़े होते थे, मान लो कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ ना कुछ गलत चीजें होती है,
वो अगर अच्छा काम किया, उसके खिलाफ में कोई दूसरा इंसान, रॉबिस्पियर के खिलाफ में कोई दूसरा इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती से भी कुछ गलत काम कर दिया या उसको पसंद नहीं है तो वो डायरेक्ट उसको खत्म करवा देता था, मरवा देता था, गला सर कटवा दिया, गला कटवा दिया। इस तरीके से रॉबिस्पियर ने क्या किया, अपने सारे अपोजिशन को मरवा दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो रेडिकल विचारधारा इस तरीके से, मतलब जो है, ठीक है आप भैया लोगों के शासन, लोगों के हक की बात कर रहे हो, कॉमन के बीच से उठे हो, लेकिन इतना रेडिकल नहीं हो जाना है कि एक टाइम में आप खुद ही राजा की तरह बन जाओ, जो पहले राजा किया करता था आप खुद वो बन जाओ। तो इस तरीके से आपको बीच में चलनी पड़ती है। नेशनलिज्म एक बहुत ही पतली डोर है, पतली रेखा। अगर आप उधर गए तो वो भी खाई और इधर गए तो ये भी खाई। आपको एकदम बीच में चलना होता है, ना इतना क्रूर बनना है, ना इतना हक की ज्यादा बात करनी है कि भाई साहब खुद ही को शहंशाह समझने लगो, और ना इस तरीके से करना है कि भाई साहब जो है लोगों के लिए ही दिक्कत हो जाए। समझ गए? तो 1792 में हम लोग देखे थे कि जैकोबियंस के अंदर रीन ऑफ टेरर, मतलब आतंक का काल कहा जाता है, आतंक का काल उस टाइम कहा गया था। आप लोग पढ़े होंगे, है ना? अपने एनिमीज को और रिवोल्यूशन को खत्म करने के लिए उसने ये किया था। 1799 में आइए आप, अब जो है नेपोलियन का पावर का उदय हुआ, नेपोलियन राइज किया, है ना? नेपोलियन के बारे में मैं आपको कहानी बताऊंगा। वो क्या किया, डायरेक्टरी कोलैप्सेस, नेपोलियन बोनापार्ट सीज कंट्रोल, मार्किंग द एंड ऑफ द रिवोल्यूशनरी फेज, द बिगिनिंग ऑफ द नेपोलियन इरा। नेपोलियन कैसे उदय हुआ, उसने क्या क्या जो है सिग्निफिकेंस जो है सुधार किए, उसके क्या क्या मतलब प्रोस थे, कौन थे, ये सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नेपोलियन का पॉजिटिव साइड क्या था और नेगेटिव साइड क्या था, हर एक चीज। अब देखो मैं बता रहा हूं आप लोग को, देखिए द थ्री रेवोल्यूशनरी आइडियाज, तीन रेवोल्यूशनरी आइडियाज क्या क्या हैं वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग को जूम कर दो इससे समझ आ पाए। देखो पहला है लिबर्टे, लिबर्टे से बना वर्ड लिबर्टी। दूसरा है, आप लोग देखोगे इगेलाइट, इगेलाइट से बना इक्वालिटी, और फ्रेटरनाइट, फ्रेटरनाइट से बना फ्रेटर्निटी। ठीक है बच्चों, ये तो लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम फ्रॉम टायरनी एंड आर्बिट्रेरी रूल, एवरी सिटीजन हैज द, वही लिबर्टी का मतलब हो गया स्वतंत्रता, एक माध्यम से कह सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पर्सनल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब उसके पास पर्सनल आजादी हो, व्यक्तिगत रूप से आजादी हो, उसके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने और अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की जो है आजादी को ही हम लोग एक समग्र तौर में लिबर्टी कहते हैं। ठीक है? इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, हर सिटीजन के पास जो है एक वैसा अधिकार हो जो जिसमें लॉ जो है, कानून जो है उसको बराबर समझे। ऐसा नहीं कि कोई अमीर इंसान है तो उसको किसी मतलब गलत काम के लिए जो है सजा के रूप में उसको 2 साल की सजा दिया जाए अमीर इंसान को, और कोई गरीब है तो उसको 4 साल का सजा दिया जाए, ऐसा नहीं। तो कानून के सामने सब बराबर, राइट्स टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का ये सिद्धांत लाया गया। इक्वालिटी का सिद्धांत ये होता है ना, कोई भी प्रिविलेज जो बर्थ के आधार पर, रैंक के आधार पर या फिर एरिस्टोक्रेसी के आधार पर जो है वो ना हो, उसके साथ मतलब उसके आधार पर किसी अन्य के साथ भेदभाव ना हो। दिस डायरेक्टली चैलेंज द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, है ना? तो मतलब इससे लोग जो है, इस सोचो कि ये कितना ज्यादा उस वक्त में ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो। आज तो हम लोगों को कॉमन लग रहा होगा कि सर ये तो कॉमन चीज है, हम लोग को तो मिला हुआ है नहीं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन बच्चों आप लोग सोचो, इमेजिन करो कि उस वक्त जब जब
कई सौ साल से राजा का ही शासन चलता आ रहा है, राजा ही आप पे शासन करता आ रहा है, आप राजा के गुलाम के रूप में जीवन जी रहे हैं, और आप में से ही कोई निकले और इन सब चीजों की बात करने लगे कि हमें जो है लिबर्टी चाहिए, हमें जो है फ्रीडम चाहिए, हमें जो है इक्वालिटी चाहिए, है। तो सोचो कि राजा और राजा के जो समर्थक लोग हैं उसको कैसा लगेगा, वो उसके पास तो सारा पावर है और तुमको मारना चाह रहा है कि भाई साहब इसको खत्म करो नहीं तो सबको भड़का देगा। तो कितना चैलेंजिंग मूवमेंट होगा सारा चीज, है ना। तो हर लोग जो है इससे जो है सोच रहे हैं कि अब तुम हम अधिकारी हैं, मेरा जन्म से ही मतलब ये मेरा साम्राज्य रहा है, कैसे तुम इसको चैलेंज कर सकते हो। वो लोग पूरा अपोज करना स्टार्ट कर दिए, रैंक के आधार पर जो अधिकारी थे वो भी अपोज करना, अरिस्टोक्रेसी जो थे वो भी अपोज करना। तो मतलब डायरेक्ट उनको चैलेंज मिला जो है ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर से। तो फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल मतलब होता है सामंती व्यवस्था, सामंती, सामंत मतलब गुलाम के तौर पे कह सकते हैं, है ना। अब देखो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब मैंने बताया ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, है ना। हर सिटीजन के बीच जो है भाईचारे की भावना विकसित होगी, जिसमें देखा गया कि आइडिया ऑफ द फ्रेंच पीपल आर बाउंड टुगेदर एज अ कॉमन नेशन, नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए किंग बट सिटीजन ऑफ ए फ्रांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए किंग बट सिटीजन ऑफ ए फ्रांस। मतलब इस भाईचारे की भावना के द्वारा एक लोगों में ये विश्वास जगाया गया कि आप किंग के कोई सब्जेक्ट नहीं हो, राजा का कोई आप वस्तु नहीं हो, बल्कि आप एक नागरिक हो, वो भी किसके, फ्रांस के। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें इन सभी चीजों में बताई गई। ठीक, और कुछ है? अब देखिए ये एक टर्म है, हाउ इट चैलेंज द आइडिया ऑफ द नेशन, नेशन को कैसे चैलेंज किया गया इसमें। बोल रहा है कि बिफोर 1789 people identify themselves by their religion, local community or loyalty to monarch. The French Revolution introduced the radical concept that sovereignty belongs to the people, not the king. The French nation became a political community of citizens with equal right. मतलब क्या कह रहा है, ये एक रेडिकल कॉन्सेप्ट लाया गया। रेडिकल मतलब उग्रवादी विचारधारा, है ना, जिसमें कहा गया कि सोवरेनिटी जो है बिलोंग्स टू द पीपुल, मतलब संप्रभु लोगों से बिलोंग करता है ना, ना कि राजा से। कहने मतलब ये है, फ्रेंच नेशन बिकम ए पॉलिटिकली कम्युनिटी ऑफ सिटीजन विद इक्वल राइट। फ्रेंच नेशन जो है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन चुका, जहां पे लोगों को बराबर अधिकार दिया गया, है ना। बिफोर 70 पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स रीजन लोकल, मतलब 1789 से पहले, 1789 से पहले लोग जो है राजा का ही जो है खुद को गुलाम मानते। मैंने बताया हर चीज, वही सब चीजें लिखी गई। और जो है रिवोल्यूशनरी फ्रांस इंट्रोड्यूस ए न्यू नेशनल सिंबल, न्यू नेशनल सिंबल को लाया गया, है ना। कौन, फ्रांस रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक न्यू फ्लैग, मैंने बताया ना कि नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट का सहारा आपको लेना पड़ेगा, जिसमें एक न्यू फ्लैग, नए फ्लैग का बनाया गया, जिसमें ट्राई कलर दो कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से, 3 कलर का जो है फ्लैग बनाया गया। एक नेशनल एंथम बनाया गया फ्रांस में, जिसको आप लोग ला मार्शलिस के नाम से जानते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ एड्रेस, सिटोइन का एक चीज बनाया गया, सिटोइन एक टर्म बनाया गया, जिसमें सिटीजन, सिटोइन मतलब सिटीजन हुआ, नागरिक शब्द को जोड़ा गया, लाया गया। नागरिक लोग उससे पहले जानते ही नहीं थे कि नागरिक होता क्या है। हम तो आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नागरिक किसी को पता ही नहीं था। नागरिक मतलब आपके पास ये अधिकार हो कि आप इस क्षेत्र के नागरिक हैं और अपने जो है शासक को चुनने का अधिकार हो आपके पास। तो ये चीज लाया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया गया, है ना। एंड नेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स आउट नॉट फॉर द किंग बट फॉर द नेशन एंड इट्स आइडिया। और नेशनल आर्मी बनाया गया, जिसमें जो है सोल्जर, जिसमें जितने भी सेना के लोग हैं, पहले राजा के लिए ही लड़ते थे कि अगर राजा कोई आदेश दे दिया तो आप लोगों को करना है तो करना है,
अगर राजा किसी को बोल दिया कि इसको मारना है तो मारना है, ये राजा के लिए काम करते थे। लेकिन एक नेशनल आर्मी बनाया गया जो राजा के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने देश के लिए समर्पित रहेगा, अपने देश के लोगों के लिए काम करेगा, देश के लोगों को की सुरक्षा के लिए काम करेगा। उसी को हम लोग नेशनल आर्मी बोले, जहाँ पे जो नेशनल आर्मी वो किंग के लिए नहीं लड़ेगा बल्कि नेशन के लिए लड़ेगा और नेशन के आइडियल्स के लिए लड़ेगा, है ना, आदर्श के लिए लड़ेगा, आदर्शों को बचाए रखने के लिए। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन showed the world that ordinary people could change the political order. This message echoed across Europe and inspired the nationalist movement for the next 100 year. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उभर करके सामने आया, ये इतना ज्यादा शोर मचाया फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे पूरे वर्ल्ड भर में नेशनलिस्ट जैसा कोई चीज है, नेशनलिज्म जैसा कोई आइडिया है, जिसके अंदर इतनी सारी चीजें समाहित है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सिटीजनशिप, मतलब इन सारे चीजों को पूरे वर्ल्ड भर में फैला दिया। और अगले 100 साल तक पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर सिस्टम बदल गया, रूल करने का सिस्टम बदल गया। ये इतना ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट हमारे हिस्ट्री में रहा है। तो बच्चों, आज आप इन सभी चीजों को समझ चुके हो बेटर तरीके से। जो भी चीज होगा मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप उस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। ये आपके नोट्स के फॉर्म में ही मैंने कंसाइज रूप में बनाया है, जिसको आप लोग लिख करके रिवाइज करके आप लोग मतलब कभी जब टाइम मिले तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो हर एक चीज को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया। तो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश रहेगी कि 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से अगली बार मुलाकात होती है। थैंक यू।